Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to study chapter number 7, The Amazing World of Word Talk, and chapter number 8, that is The Teddy Bear's Picnic. ठीक है, ये दोनों चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं और इसे कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में. उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज को फिल करेंगे. सबसे पहले आ जाते हैं द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्ड टॉक पे. इसके आप जल्दी से टेक ऑफ पे आ जाएं. ठीक है, टेक ऑफ. द हैबिट ऑफ रीडिंग कैन कीप आवर माइंड हेल्दी. हाँ, ये जो पढ़ने की हैबिट होती है ना, रीड करने की किसी चीज़ को, उससे जो हमारा माइंड है, हमारा जो दिमाग है, वो एकदम सेहतमंद रहता है, बहुत अच्छा रहता है. जैसे कि जब अच्छे से रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, अच्छा हेल्दी रहने के लिए अच्छा फूड खाने की ज़रूरत है, वैसे ही अपने दिमाग को अच्छा रखने के लिए हमें अच्छा पढ़ने की ज़रूरत है. ठीक है. You can improve your memory power if you read more books. आप अपनी याद रखने की जो शक्ति होती है, मेमोरी पावर होता है, उसको भी बढ़ा सकते हो अगर आप बुक पढ़ने की आदत डालो तो. ठीक है, बुक पढ़ने की आदत डालने वालों को उनकी जो मेमोरी होती है, याद रखने की क्षमता जो होती है, वो बहुत शार्प होती है. ठीक है. फिर देखो, यहाँ पे टेक ऑफ में सबसे पहले तो अपनी अपनी पेंसिल्स अपने हाथ में रखो. फर्स्ट, डू यू लाइक टू रीड. पहला क्वेश्चन है टेक ऑफ का, चैप्टर नंबर 7 का. डू यू लाइक टू रीड मतलब क्या आपको पढ़ना पसंद है. अगर पढ़ना पसंद है तो आप यस लिखेंगे, और अगर नहीं पसंद है तो नो लिखेंगे. लेकिन अगर नहीं है पसंद तो बहुत बुरी बात है. पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत होती है. ठीक है. फिर सेकेंड, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू लाइक टू रीड. किस टाइप की स्टोरी पढ़ने में आपको मज़ा आता है. जैसे हो सकता है आपको एनिमल से रिलेटेड स्टोरीज़ पढ़ने में मज़ा आता हो सकता है ह्यूमन बींग से रिलेटेड स्टोरी पढ़ने में मज़ा आता हो, या फिर एडवेंचर स्टोरी, लोग अलग अलग जगह पे जाते हैं वाला, या फिर कोई चोर को पकड़ने की स्टोरी. इस टाइप का कोई भी हो सकता है. तो आपकी जो फेवरेट स्टोरी है उसका आप नाम लिख सकते हैं. चाहे किस टाइप की स्टोरी आपको पसंद है उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं. फिर थर्ड, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर यू to read a story like Little Red Riding Hood और Jack and the Beanstalk. आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपको इन स्टोरीज़ में से कोई एक स्टोरी पढ़ना हो, जैसे कि लिटिल रेड राइडिंग हुड या फिर जैक एंड द बीन स्टॉक. ये याद है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जैक एंड द बीन स्टॉक. याद है, वो आर्टिकल भरने वाला एक एक्सरसाइज था जिसमें हमने ये पढ़ा था कि वो रहता है, उसके पास बहुत सारे बीज रहते हैं, फिर वो ऊपर चले जाता है तो बीन स्टॉक उसका पीछा करता है. याद है, वो हमने पढ़ा था. तो ये स्टोरी को आप कितने देर में पढ़ लोगे ये आपको लिखना है. ठीक है, कितनी टाइम आपको लगेगा, कितना टाइम में आप पढ़ लोगे. तो एक बार वो स्टोरी पढ़ के रख लेना, पढ़ के देख लेना, टाइमर सेट करके कि हो सकता है आपको 5 मिनट लगे, हो सकता है 10 मिनट लगे. तो जितना टाइम लगता है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. तो ये थे आपके टेक ऑफ के 3 क्वेश्चंस. अब वी रीड फॉर मैनी रीजन्स. हम कई अलग अलग कारणों से पढ़ाई करते हैं या पढ़ते हैं. वी रीड एज पार्ट ऑफ आवर स्कूल लर्निंग और एज अ हॉबी. हम स्कूल में पढ़ना होता है, स्कूल में जब हम जाके सीखते हैं तब भी पढ़ते हैं, और या फिर हमें कभी कभी खुद ही इच्छा होती है कि हम पढ़ें. जैसे कई लोगों के पास देखना बहुत सारी ना पढ़ने वाली बुक्स होती हैं, मतलब स्टोरी बुक्स बहुत सारी होती हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ, तालिस्मान की कहानियाँ. ठीक है, ये बहुत सारी या फिर एसप की फेबल, ये सारी कहानियाँ कुछ लोगों के पास होती हैं और वो लोग उसे पढ़ते हैं. तो वो उनका शौक़ होता है. स्कूल में नहीं पढ़ाते उसे, स्कूल में जो बुक रहती है वो पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग अलग से और बुक्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो वो उनकी हॉबी होती है, मतलब पढ़ने में उन्हें अच्छा लगता है तो वो काम करते हैं. फिर रीडिंग डेवलप्स राइटिंग, लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. रीडिंग, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हो ना तो उससे आपकी लिखना, सुनना, साथ में बात करने की शक्ति बढ़ती है. ये सारी चीज़ें आप सीखते हो. लिखना भी सीखते हो, जितना पढ़ोगे उतने उतने अलग अलग तरीके से लिखना सीखोगे. सुनोगे, मतलब पढ़ोगे तो आप सुनने में भी आपका ध्यान रहेगा, और कम्युनिकेशन, दूसरों से बात कर पाओगे. जब आपके पास ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से बात कर पाओगे. सो रीडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्किल दैट चिल्ड्रन शुड डेवलप. तो रीड करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि आपको डेवलप करना चाहिए. मतलब पढ़ना तो आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए ही. ठीक है. फिर English is called the global language because almost all peoples in all parts of the world can speak and understand English.
इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है, और इसलिए कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया के, पूरे वर्ल्ड के लगभग हर कोने के लोग इंग्लिश को जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, बहुत सारी दुनिया में लगभग पूरे वर्ल्ड में इंग्लिश है, तो इंग्लिश को इसलिए ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। सो इट इज़ एवर इम्पॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू डेवलप रीडिंग स्किल्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और इसीलिए ही ये ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में पढ़ने की आदत डालो, ताकि आपको इंग्लिश में लिखा हुआ कोई भी चीज़ समझ में आ जाए। क्योंकि अगर किसी से भी आपको बात करना है, फिर चाहे आप यहाँ बैठे हो और आपको किसी ऑस्ट्रेलियन से बात करनी है तो आप कर सकते हो, इंग्लैंड से वाले से बात करनी है तो कर सकते हो, कोई भी किसी से भी अगर आपको इंग्लिश आती है तो। रीडिंग इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ अदर स्किल्स, रीडिंग से और आप कई चीज़ें और सीख सकते हो। फिर डू यू नो हाउ, यहाँ पे एक पिंक बॉक्स है, डू यू नो हाउ हार्वर्ड बर्ग इज कंसिडर्ड द फास्टेस्ट रीडर इन द वर्ल्ड। एक आदमी है जिसका नाम है हार्वर्ड बर्ग, उसे वर्ल्ड का सबसे तेज से पढ़ने वाला आदमी कहा जाता है, जो सबसे तेज पढ़ता है। जैसे वो पढ़ना शुरू करेगा ना तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेगा और कंप्लीट कर लेगा। The Guinness World Record book recognized Berg in 1990 for his ability to read more than 25,000 words per minute and write more than 100 words per minute. उसके बारे में गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम है, ऐसा कहा गया है कि वो 1 मिनट में 25,000 वर्ड्स पढ़ लेता था और 1 मिनट में 100 वर्ड्स लिख लेता था। कभी आप ट्राई करके देखना, आप 1 मिनट में कितने वर्ड्स लिख पाते हो, हाँ, या फिर कितने वर्ड्स पढ़ पाते हो, आपको पता चलेगा कि वो कितना ज़्यादा पढ़ा था। ठीक है, इसलिए उसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। फिर अंडरस्टैंडिंग अ टेक्स्ट वाइल रीडिंग, अ गुड रीडर यूजुअली रीड्स अ टेक्स्ट मोर देन वंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट वेल। जो एक अच्छा पढ़ने वाला होता है, जो अच्छे से पढ़ाई करना जानता है, वो किसी भी चीज़ को 2 बार पढ़ता है ताकि वो उसे अच्छे से समझ पाए। The first reading is done quickly to understand the story plot or the sequence of eating. जब पहली बार पढ़ते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ताकि एक बार स्टोरी क्लियर हो जाए, और दूसरी बार जब पढ़ते हैं ना तो उसे अच्छे से मन में बैठाने के लिए पढ़ा जाता है। तो किसी भी चीज़ को पढ़ो तो 2 बार पढ़ो, एक बार थोड़ा जल्दी जल्दी, दूसरे बार में समझते हुए ज़्यादा अच्छे से। फिर डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग। डिटेल का मतलब होता है किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन, किसी चीज़ के बारे में जब कोई चीज़ बताई जाती है तो वो इन डिटेल कहलाता है। अब यहाँ पे एक स्टोरी है, पेज नंबर 104 पे, वो हम पढ़ने वाले हैं। रीड द फॉलोइंग स्टोरी। A long time ago there was a huge mango tree in a village. बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक बड़ा सा आम का पेड़ था। A little boy loved to come and play around it every day. एक छोटा सा लड़का था जिसे उसके आसपास आकर खेलना बहुत पसंद था, और वो रोज आता था और वहाँ पे खेलता था उस मैंगो ट्री के पास। He would fling stones using a catapult and get the ripe mangoes to fall down. देखो वो ना क्या करता था, उसके पास एक वो, आप देखे हो, आप लोगों ने मोगली नहीं, गुलेल टाइप जो बोलते हैं ना, हमने उससे देखा है, ऐसे एक नीचे ऐसे डंडा होता है, ऐसे वाई शेप में रहता है, उसमें यहाँ पे एक बैंड बंधा होता है, उसमें ऐसे स्टोन को फंसाते हैं, ऐसे पीछे ऐसे खींचते हैं और फिर ऐसे ऊपर मारते हैं। तो जैसे ना वो क्या करता था, उसके पास एक ऐसा ही था, ठीक है, जिसे कि कैटापुल्ट कहा जाता है, कैटापुल्ट। तो वो उसके पास था, वो उसमें एक स्टोन लाता था, ऐसे करके खींचता था और जोर से पेड़ के ऊपर मारता था। उससे क्या होता था, तो जो पके हुए आम थे वो नीचे गिर जाते थे और फिर वो उससे उठा के खाता था। ठीक है, He then ate the juicy mangoes. हाँ, और वो खा लेता था उसे। After eating, he would take a nap under the shadow of the tree. और जब वो खा लेता था उसके बाद वो उस पेड़ की छाँव के नीचे, ठीक है, जो पेड़ आता है उसके नीचे छाँव आती है ना, उसके नीचे वो थोड़ी देर के लिए सो जाता था, नैप। फिर He loved the tree and the tree loved the little boy. उसे वो ट्री बहुत पसंद था, उससे वो प्यार करता था उस ट्री से, और वो जो ट्री था वो भी उससे बहुत चाहता था। ये एक काल्पनिक स्टोरी है, ठीक है, यहाँ पे ट्री भी उससे बात करता हुआ दिखेगा, तो एक इमेजिनेटिव स्टोरी है। तो आप इसे, इसमें कैरेक्टर इसका इमेजिनेटिव है लेकिन स्टोरी बहुत सच्ची है। अब देखो, टाइम वेंट बाय, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, ये वो ऐसे ही रोज करता था। The little boy had grown up into a 13-year-old teenager now. अब वो जो छोटा सा बच्चा था ना, वो एक 13 साल का टीनेजर हो गया था। जो 13 जहाँ से शुरू होता है ना, 13 से लेके 19 एक साल तक के जो बच्चे होते हैं उन्हें टीनेजर्स कहा जाता है।
ठीक है, जहाँ से 13, 14, 15 सब में टीन आ रहा है ना, इसलिए उन्हें टीनेजर कहा जाता है। तो अब वो लड़का 13 ईयर्स का हो चुका था, ठीक है। ही नो लॉन्गर प्लेड अराउंड द ट्री एवरी डे, और अब वो ना हर दिन उस ट्री के आसपास नहीं खेलता था। पहले वो रोज आता था, अब वो थोड़ा थोड़ा कम करने लगा था, अब वो कम आता था। वन डे द बॉय केम बैक टू द ट्री एंड द ट्री लुक्ड सैड। एक दिन वो जो लड़का था ना उस ट्री के पास गया, और ट्री जो था ना वो बहुत दुखी था, ठीक है। कम एंड प्ले विथ मी, द ट्री आस्क्ड द बॉय। तो ट्री ने उस लड़के से कहा, आओ और मेरे साथ खेलो। ट्री ने ऐसा कहा। आई एम नो लॉन्गर अ किड, आई डू नॉट प्ले अराउंड ट्रीज एनी मोर। तो उस बच्चे ने क्या कहा कि मैं अब एक छोटा बच्चा नहीं हूँ, अब मैं पेड़ों के साथ नहीं खेलता, ऐसा उसने कहा। आई वॉन्ट टॉयज, आई नीड मनी टू बाय दैम। उसने कहा कि मुझे खिलौने चाहिए खेलने के लिए, और उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। उन्हें मुझे खिलौने से खेलना है अब, और मुझे खिलौने खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसने ऐसा कहा उस बच्चे ने। तो सॉरी बट आई डू नॉट हैव मनी, बट यू कैन पिक ऑल माई मैंगोज एंड सेल देम। उसने कहा, सॉरी मेरे पास मनी तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे जो आसपास मेरे पास जितने भी मैंगोज है तुम उसे ले सकते हो और उसे बेच सकते हो। जब तुम उस मैंगोज को बेच दोगे ना तो तुम्हें उससे पैसे मिलेंगे, उस पैसे से तुम टॉयज खरीद लेना। द बॉय वॉज एक्साइटेड। तो ये जो लड़का था ना ये सुन के बहुत खुश हो जाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह। फिर he picked all the mangoes hanging from the tree as far as he could reach। तो वो क्या करता है, उस ट्री के ऊपर चढ़ता है और उस ट्री में जितने भी मैंगोज जितने भी वो पा पाता है, मतलब ट्री में तो बहुत सारे मैंगोज होते हैं और वो सारे मैंगोज ऊपर ऊपर भी होते हैं, तो जितने उसके हाथ में आते हैं उतने मैंगोज उस ट्री से तोड़ लेता है, ठीक है। और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। द बॉय नेवर केम बैक आफ्टर दैट। और उसके बाद वो फिर नहीं आता, मैंगोज लेता है और चला जाता है और उसके बाद दोबारा नहीं आता है, ठीक है। वो मैंगोज लेता है और चले जाता है, उसके बाद वापस नहीं आता। द ट्री वॉज सैड। जो पेड़ था ना वो बहुत दुखी हो जाता है फिर से। एज ईयर्स पास्ड बाय द बॉय ग्रू अप इनटू अ मैन। धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता जाता है ना तो बहुत साल बीत जाते हैं। उसके बाद वो लड़का दोबारा आता है, तब वो एक आदमी बन चुका होता है, मतलब उसकी एज अब बड़ी हो चुकी होती है, वो 25-30 साल का आदमी बन जाया रहता है। फिर वन डे ही रिटर्न टू द प्लेस वेयर द मैंगो ट्री वॉज। एक दिन वो उस जगह पे वापस लौटता है जहाँ पे वो मैंगो ट्री था। द ट्री रिकॉग्नाइज द मैन एज हिज लिटिल फ्रेंड एंड वॉज एक्साइटेड। हाँ, तो वो जो ट्री था ना वो उसे एकदम जल्दी से पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का है जो मेरे साथ बचपन में खेलता था, मेरा छोटा प्यारा दोस्त, ऐसा करके वो उसे समझ जाता है और फिर बोलता है, कम एंड प्ले विथ मी, आओ और मेरे साथ खेलो, ऐसा वो ट्री बोलता है। तो I do not have time to play. I have to work to get money for my family. We need a house for shelter. Can you help me? हाँ, तो अब वो ट्री को क्या बोलता है कि I do not have time to play. मेरे पास खेलने के लिए समय नहीं है। I have to work to get money for my family. मुझे काम करना पड़ता है ताकि मैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए पैसे जमा कर पाऊँ। We need a house for shelter. हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? ऐसा वो आदमी फिर बोलता है। तो सॉरी बट आई डू नॉट हैव एनी हाउस। तो ट्री बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे पास हाउस नहीं है। बट यू कैन चॉप ऑफ माई ब्रांचेस टू बिल्ड योर हाउस। लेकिन तुम मेरी जो ब्रांचेज है, ठीक है, पेड़ की जो शाखाएं हैं ना, जो बहुत सारी शाखाएं हैं, उसे काट सकते हो ताकि तुम अपना घर बना सको, ऐसा वो ट्री कहता है। तो सो द मैन कट ऑल द ब्रांचेस ऑफ द ट्री एंड लेफ्ट हैप्पीली। तो आदमी क्या करता है, उस पेड़ की सारी ब्रांचेस काट देता है, सारी, उस पेड़ में जितनी भी ब्रांचेस होती है ना उन सबको काट देता है, सिर्फ ऐसे पेड़ खड़ा रहता है। अब सारे जितने भी ब्रांचेस रहते हैं वो सबको काट देता है और फिर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है उसे लेके। द ट्री वॉज ग्लैड टू सी हिम हैप्पी बट द मैन नेवर केम बैक सिंस देन। वो जो ट्री था ना उसे खुश देख के बहुत खुश होता है कि वो आदमी, वो जो उसका दोस्त है वो उसके चक्कर में खुश हो गया, लेकिन फिर से वो आदमी उसके पास नहीं आता, उस ट्री के पास, उसे छोड़ के चला जाता है। द ट्री वॉज अगेन लोनली एंड सैड। और वो जो ट्री था वो फिर से लोनली और सैड हो जाता है, अकेला और दुखी हो जाता है। फिर वन हॉट समर डे द मैन रिटर्न्ड एंड द ट्री फेल्ट वेरी हैप्पी। हाँ, एक समर की बात, ठीक है, मतलब गर्मी का मौसम था, तब वो जो मैन था, वो आदमी था, वो फिर से उस ट्री के पास लौटता है और ट्री उसे देख के बहुत खुश हो जाता है, कहता है कम एंड प्ले विथ मी।
बोलता है आओ और मेरे साथ खेलो। तो आई एम गेटिंग ओल्ड, आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू बिल्ड योर सॉरी आई वॉन्ट टू गो सेलिंग टू रिलैक्स माई सेल्फ। अब क्या आदमी क्या बोलता है पता है, कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझे सेलिंग मतलब ना बोट में जब लोग ना एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, मतलब पानी में जाते हैं ना, जब पानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो वो सेलिंग, घूमना, ठीक है, समुद्र में घूमना, उसे सेलिंग कहा जाता है। तो बोलता है कि मुझे सेलिंग करने के लिए जाना है ताकि मैं थोड़ा आराम से रह सकूं, ऐसा वो आदमी बोलता है। कैन यू गिव मी अ बोट, वो बोलता है क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। वो उस ट्री को बोलता है कि क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो। तो यूज माई ट्रंक टू बिल्ड योर बोट। तो अब वो ट्री क्या बोलता है पहले पता है, कि मेरा जो ट्रंक है, मतलब जो ऐसे ट्री होता है ना, उसके यहाँ तक का पार्ट पूरा काट लो और उसे ले जाओ। ट्री को मतलब मुझे ही काट के तुम ले जाओ, ऐसा वो बोलता है। ट्री को काट लो और उससे अपनी बोट बना लो, ऐसा बोल देता है वो। फिर यू कैन सेल फार अवे एंड बी हैप्पी, ताकि तुम दूर दूर तक घूम सको और फिर खुश रह सको, ऐसा ट्री कहता है। सो द मैन कट द ट्री ट्रंक टू मेक अ बोट। तो वो आदमी उस पेड़ को फिर काट देता है, पूरा उसे काट देता है, बस लास्ट में जो छोटा सा इतना हिस्सा बच जाता है, बाकी वो पूरा उस पेड़ को काट देता है, उसे ले जाता है और फिर अपनी बोट बना लेता है। He went sailing and never showed up for a long time. हाँ, तो फिर उसके बाद फिर वो समुद्र में घूमने चले जाता है और फिर बहुत दिन तक नहीं आता ही नहीं है। फिर फाइनली द मैन रिटर्न आफ्टर मैनी ईयर्स एज एन ओल्ड मैन। और फिर से बहुत सालों बाद वो आदमी फिर से आता है और अब वो एक बूढ़ा आदमी हो चुका रहता है, ठीक है। द ट्री वॉज जस्ट अ शॉर्ट स्टम्प, और वो जो ट्री था वो बस एक छोटा सा स्टम्प ही रह जाता है। मतलब जब ट्री काट दिया जाता है फिर भी छोटा सा पार्ट एक नीचे का बच जाता है, वही जो छोटा सा पार्ट होता है उसे स्टम्प कहा जाता है, ठीक है। तो बस वो इतना छोटा सा जो ग्राउंड से रहता है, ग्राउंड मतलब जमीन के अंदर से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ, इतना बड़ा ही वो रहता है, ठीक है। फिर द स्टम्प सेड टू द मैन, सॉरी माई फ्रेंड, आई डो नॉट हैव एनीथिंग फॉर यू एनी मोर। बोलता है मुझे माफ़ कर दो मेरे दोस्त, लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, ऐसा ट्री कहता है। सोचो, वो आदमी उसके साथ पहले उसका फ्रूट्स ले गया, उसके बाद उसकी सारी ब्रांचेस ले गया और उसके बाद उस ट्री को ही काट दिया, बस लास्ट में थोड़ा सा इतना सा पार्ट उसका बचा हुआ है जो उससे बात कर रहा है। सोचो, ये सारी चीज़ें वो उससे ले लिया और ये ट्री जो है वो क्या हो रहा है, पहले बहुत बड़ा अच्छा सा ट्री था, अब वो एक छोटा सा स्टम्प बन के रह गया था। फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा ट्री कहता है। नो मोर मैंगोज फॉर यू, अब मेरे पास आम नहीं है तुम्हें देने के लिए, ऐसा वो ट्री कहता है। तो वो कहता है नो प्रॉब्लम, आई हैव अ डिजीज़ दैट डज नॉट अलाउ मी टू ईट एनीथिंग स्वीट। तो वो बोलता है, ओल्ड मैन बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे एक बीमारी है जिसके कारण मैं मीठा वैसे भी नहीं खा सकता, ऐसा ओल्ड मैन कहता है। उसके बाद नो मोर शेड फॉर यू टू स्लीप अंडर, फिर से वो ट्री जो रहता है, स्टम्प रहता है, वो बोलता है कि मेरे पास शेड भी नहीं है, अब छाया भी नहीं है जिसके नीचे तुम सो सको। तो बोलता है कि माई नीज आर वीक सो आई कैन नॉट लाई डाउन एंड गेट अप ईजली। तो ओल्ड मैन क्या बोलता है कि मेरे जो घुटने हैं वो अब कमज़ोर हो गए हैं और अब मैं बहुत ईजिली बैठ और उठ नहीं सकता हूँ, ऐसा वो ओल्ड मैन बोला। फिर आई रियली कैन नॉट गिव यू एनी थिंग, द ओनली थिंग लेफ्ट इज़ माई डाइंग रूट्स। अब वो बोलता है कि मैं सच में तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, ऐसा ट्री बोलता है। जो मेरे पास बचा हुआ है वो मेरी मरता हुआ जो रूट्स है, मतलब जड़ जो मेरी है, जहाँ से मैं इस ज़मीन से कनेक्टेड हूँ, बस वही बचा है, मैं इतना सा ही बचा हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता, ऐसा वो बेचारा ट्री बोलता है। और वो भी रोते हुए बोलता है, सोच के देखो। फिर आई डो नॉट नीड मच नाउ, वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए अब, ऐसा ओल्ड मैन बोलता है। सिर्फ एक जगह चाहिए ताकि मैं वहाँ बैठ के आराम कर सकूँ। आई एम टायर्ड फ्रॉम ऑल दीज ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन के इतने सारे जो साल हैं उससे बहुत थक चुका है, ऐसा ओल्ड मैन कहता है। गुड, ओल्ड ट्री रूट्स आर द बेस्ट प्लेस टू लीन ऑन एंड रेस्ट, वो बोलता है कि अच्छी बात है, ये जो ओल्ड पुरानी जो बूढ़ी हो गई जो रूट्स है पेड़ की, यही सबसे अच्छी जगह होती है जहाँ आप बैठ सको और रेस्ट कर सको। कम एंड सिट विथ मी, आओ और मेरे साथ बैठो, ऐसा वो स्टम्प कहता है। द ओल्ड मैन सैट डाउन एंड द स्टम्प स्माइल्ड विद टीयर्स।
तो वो ओल्ड आदमी जो रहता है वो बैठ जाता है और वो स्टम्प जो है अब वो टीयर्स के साथ स्माइल करता है। तो देखो इस स्टोरी में क्या होते जाता है। सबसे पहले वो बच्चा रहता है, वो पहले उसके आम खाता है, उसके बाद फिर उसे ले जाके बेच देता है, फिर उसकी ब्रांचेस काट देता है, फिर उसकी ट्रंक को ले लेता है और लास्ट में वो सिर्फ छोटा सा स्टम्प ही बच जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आदमी जो एक इंसान होता है वो क्या किया, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिशनेस के लिए उस पूरे ट्री को बर्बाद कर दिया है ना। वो कितना बड़ा अच्छा सा ट्री था पहले, लेकिन उसे क्या क्या चाहिए था, तो उसके लिए उसने इसका यूज़ किया। और जबकि ट्री कितना अच्छा था कि वो अपने बारे में ना सोचते हुए, बिल्कुल एकदम सेल्फलेस होके अपने बारे में ना सोचते हुए सिर्फ दूसरों की हेल्प करने की सोचा। तो सोच के देखो उस ट्री ने उस आदमी की इतनी हेल्प की, क्या आदमी को उसकी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी? हाँ, उसने उसको इतना कुछ दिया, लेकिन उस ट्री ने उसके साथ क्या किया, उस आदमी ने उसके साथ क्या किया? कुछ भी नहीं, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। यही होता है, ये जो ट्री होते हैं वो हमें इतनी सारी चीज़ें देते हैं। हमें ट्री से फ्रूट्स मिलता है ना, और ट्री से छाया मिलती है, ट्रीज से हम लकड़ियाँ लेते हैं, वहाँ से कई चीज़ें अलग अलग बनाते हैं। उसके बाद भी जब हमें ट्रीज लगाने को कोई कहता है तब हम उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमें लगता है अरे ट्रीज क्या लगाना, जबकि मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था, याद है आपको चैप्टर जो हमारा था उसमें, कि ट्रीज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद भी ह्यूमन बींग्स हमेशा ही सेल्फिश होकर उनका यूज़ करता है, कभी भी उनके लिए नहीं सोचता। जबकि जो ट्रीज़ है वो हमेशा ह्यूमन बींग्स के लिए सोचते हैं, उन्हें ऑक्सीजन देते हैं, उन्हें इतनी सारी चीज़ों में हेल्प करते हैं, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ट्रीज़ की मदद करना चाहिए ना, वो हमारी मदद कर रहे हो तो हमें उनकी करनी चाहिए। तो बेटर है जब अपने घर पे रहो, आपके यहाँ बहुत सारे ट्रीज़ हो सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट हो सकते हैं, उनके बारे में सोचो। वो आपको ऑक्सीजन देते हैं, आपको फ्रूट्स देते हैं, आपको खूबसूरत फ्लावर्स देते हैं। तो आपको बदले में उन्हें अच्छे से मिट्टी, खाद वगैरह देनी चाहिए ताकि वो बढ़ सके, क्योंकि अल्टीमेटली उससे हमारा ही फ़ायदा होगा। अगर पेड़ ज़्यादा रहेंगे, ट्रीज़ ज़्यादा रहेंगे तो हमें छाया मिलेगी, हमें जो फ्रूट्स मिलेंगे, ठीक है। उससे ट्री का क्या होना है? तो हमेशा जो ट्री है वो एकदम निस्वार्थ भाव से ह्यूमन बींग्स के लिए काम करता है, लेकिन ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते। ये था वो चैप्टर। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए दूसरों की। समझ में आया? फिर वो चाहे ट्री हो चाहे फिर कोई ह्यूमन बींग हो, ठीक। तो ये था हमारा चैप्टर द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ वर्ड टॉक। अब क्योंकि हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, इसमें आपको पढ़ना है, तो एक बार आप इसे थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इसे थोड़ा समझ समझ के पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में रीड करोगे तभी आप आगे, आपको हेल्प मिलेगा, आपको इतने सारे बेनिफिट्स होंगे लिखने में, चाहे सुनने में, चाहे कम्युनिकेशन में, ठीक है। तो ये चैप्टर आपको एक बार रीड करना है थोड़ा फास्ट, और उसके बाद फिर समझते हुए। तो आई गेस आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अब आ जाओ चैप्टर नंबर 8 में, द टेडी बेयर्स पिकनिक, ठीक है। पेज नंबर 123। अच्छा बेटा, हमने ग्लॉसरी छोड़ दिया ये वाले चैप्टर का। देखो पेज नंबर 104 पे आओ। फ्लिंग, टू थ्रो समबडी समथिंग समवेयर विथ फोर्स। हाँ, किसी के ऊपर कोई चीज़ एकदम जोर से अचानक से फेंकना, मतलब बहुत जोर से फेंकना, उसे फ्लिंग कहते हैं। Catapult, a stick shaped like a Y with a rubber band attached to it, used by children for shooting stone। वही जो मैंने बताया था, Y शेप का एक लकड़ी से बना होता है जिसमें रबर बैंड होता है और उस पर बच्चे स्टोन फंसा के फेंकते हैं। टीनेजर, अ पर्सन हु इज़ बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स ओल्ड। एक ऐसा आदमी जिसकी एज 13 से 19 के बीच में होती है, उसे टीनेजर कहते हैं। रिकॉग्नाइज, टू नो हु somebody is when you see or hear them because you have seen or heard them before। हाँ, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान जाना, ठीक है। जब आप किसी से पहले मिले होते हो और वो आपको दोबारा मिल जाता है तो आप उसे पहचान लेते हो ना, तो वही होता है रिकॉग्नाइज। ट्रंक, द थिक मेन स्टेम ऑफ अ ट्री दैट द ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम। हाँ, स्टेम जो होता है वो पेड़ का जो तना होता है, ठीक है, जो एकदम मोटा होता है ना, उसे ट्रंक कहते हैं। स्टम्प, तो वही जो नीचे वाला पार्ट होता है ट्री का, जो कि जमीन से, ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। डिजीज मतलब कोई बीमारी।
अब यहाँ पे देखो एंटोनिम्स है, विलेज गांव तो टाउन, ठीक है। फिर सैड दुखी तो हैप्पी खुश, एक्साइटेड तो उत्साहित, तो बोर मतलब बोर हो जाना, आप समझ जाओगे। वीक कमजोर तो स्ट्रॉन्ग बहुत ताकतवर। रिप्लाइड मतलब किसी चीज का आंसर देना, तो क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। अब हम आ जाते हैं द टेडी बेयर्स पिकनिक। ये एक पोएम है, ठीक है, टेडी बेयर की पिकनिक। हाँ, यहाँ पे टेक ऑफ देखो, सबसे पहले पेज नंबर 123। टेडी बेयर cuddly toys are very popular among kids. Teddy bears are soft toys that children play with, and most of the times they also enjoy dressing them up for parties and picnics. They enjoy taking them out. हाँ, टेडी बेयर जो है ना वो बहुत ही पॉपुलर cuddly टॉय है बच्चों में। मतलब बच्चे लोगों के पास टेडी बेयर्स होता है और उनसे उसे पकड़ के सोना, ठीक है, एकदम ऐसे अपने पास एकदम पकड़ के सोना बहुत सारे बच्चों को पसंद होता है। आई थिंक आप लोगों को भी पसंद होगा, आप लोगों के पास टेडी बेयर्स भी होंगे, है ना। तो आप लोगों को उसके साथ खेलना पसंद होगा, उसे हर जगह लेके जाना पसंद होगा, अपने पास रख के सोना अच्छा लगता होगा, ठीक है। तो बच्चों को ये जो टेडी बेयर होते हैं ना वो बहुत पसंद होते हैं। ये सॉफ्ट टॉयज होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं ना छूने में, तो और वो लोग बच्चे जो है ना उनके साथ पार्टी करने में, मतलब उन्हें पार्टी करवाने में या फिर उनके साथ उन्हें कपड़े पहनाने में, ये सब उन्हें बहुत पसंद होता है बच्चों को, टेडी बेयर को, ठीक है। दे एंजॉय टेकिंग देम आउट, और उन्हें बच्चों को बाहर ले जाना, ठीक है, बाहर घुमाने ले जाना भी बहुत पसंद होता है। तो हाउ मैनी ऑफ यू प्लेड विद टेडी बेयर्स, यहाँ पे आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कितने में से आप लोग में से कौन जो है टेडी बेयर के साथ खेले हो। अगर आपने खेला है तो यस आई हैव प्लेड विथ टेडी बेयर लिखना, और अगर नहीं खेला है तो नो आई हैव नॉट प्लेड विथ टेडी बेयर लिखना, ठीक है। फिर सेकंड, वाई डू यू लाइक टेडी बेयर्स, आपको क्यों टेडी बेयर्स पसंद है ये आपको लिखना है। वो तो आप ही बता पाओगे ना क्यों आपको पसंद है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक पोएम है, इफ यू गो डाउन इन द वुड्स टुडे यू आर श्योर ऑफ अ बिग सरप्राइज, इफ यू गो डाउन इन द वुड्स टुडे you better be in disguise. For every bear that ever there was will gather there for certain, because today is the day the teddy bears have their picnic. Every teddy bear who has been good is sure of a treat today. There are lots of marvelous things to eat and wonderful games to play. हाँ, यहाँ पे आपको ना एक ऐसे ही एक इमेजिनरी सी पोयम है। तो इफ़ यू गो डाउन इन द वुड्स टुडे, अगर आज आप वुड्स पे जाते हैं मतलब जंगलों में जाते हैं, यू आर श्योर ऑफ अ बिग सरप्राइज, तो आप मान के चलो कि आपको एक बड़ा सा सरप्राइज मिलेगा। इफ़ यू गो डाउन इन द वुड्स टुडे, सॉरी, इफ़ यू गो डाउन इन द वुड्स टुडे मतलब अगर आज आप वुड्स में जाते हो, यू बेटर बी इन डिस्गाइज मतलब तुम भेस बदल के जाना, ठीक है। आज अगर तुम वुड्स में जाते हो, जंगलों में जाते हो, तो तुम्हें एक सरप्राइज मिलेगा, और अगर जाते हो तो बिल्कुल अपना जो भेस है, ठीक है, डिस्गाइज मतलब होता है अपना जो अपीयरेंस, जैसे आप दिखते हो उससे अलग दिखना, मतलब अपना जो भेस है उसे चेंज करना, भालू बन जाना, चीता बन जाना, कुछ भी बन जाना, ऐसे वो बोलते हैं डिस्गाइज, अपना जो भेस है वो बदल लेना। फिर फॉर एवरी बेयर देयर एवर वॉज विल गैदर देयर फॉर सर्टन, क्योंकि जितने भी बेयर होंगे उस जंगल में, उस वुड्स में, वो वहाँ पे इकट्ठा होंगे, बिल्कुल वहाँ पे ये पक्का है कि वो वहाँ पे इकट्ठा होंगे। टुडे इज़ द डे द टेडी बेयर हैव देयर पिकनिक, क्योंकि आज वो दिन है जब टेडी बेयर अपना पिकनिक करते हैं, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि आज जो है ना अगर आप वुड्स में जाओगे तो सरप्राइज़ मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आज टेडी बेयर जो है अपनी पिकनिक मनाते हैं। एवरी टेडी बेयर हु हैज़ बिन इज श्योर ऑफ अ ट्रीट टुडे, और जितने भी टेडी बेयर जो वहाँ पे होंगे उन सबको वहाँ पे ट्रीट मिलेगी, ठीक है, कुछ अच्छी चीज़ें खाने को मिलेंगी। देयर आर लॉट्स ऑफ मार्वलस थिंग्स टू ईट एंड वंडरफुल गेम्स टू प्ले। हाँ, और वहाँ पे बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी खाने के लिए और बहुत अच्छे अच्छे गेम्स होंगे खेलने के लिए, ऐसा बोल रहा है। Beneath the tree where nobody sees they will hide and seek as long as they please, और पेड़ों के नीचे जहाँ पे कोई भी नहीं होता है वहाँ पे वो लोग, जहाँ पे कोई उन्हें देख नहीं सकता, वहाँ पे वो लोग हाइड एंड सीक खेलेंगे, ठीक है, लुका छुपी,
तब तक जब तक कि उन्हें उनका मन करेगा, क्योंकि आज क्या है, टेडी बेयर डे है, जब वो पिकनिक करते हैं। बिकॉज दैट इज द वे द टेडी बेयर्स हैव देयर पिकनिक, क्योंकि वही तरीका है जिससे वो पिकनिक मनाते हैं। वो लोग अपने पिकनिक में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, अच्छे अच्छे गेम्स खेलते हैं। और वो गेम कौन सा खेलते हैं, तो हाइड एंड सीक, एक पेड़ के नीचे जहाँ पे उन्हें कोई देख नहीं पाता। फिर If you go down in the woods today, you better not go alone. It is lovely down in the woods today, but safer to stay at home. हाँ, अगर तुम आज जंगल में जाते हो तो अकेले मत जाना, क्योंकि बहुत सारे टेडीज जो हैं या बेयर्स जो हैं वो एक साथ एक जगह पे रहेंगे। एंड इट इज़ लवली डाउन इन द वुड्स टुडे, और वहाँ पे जंगल के अंदर बहुत प्यारा होगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी, लेकिन आप घर के अंदर ज़्यादा सेफ रहोगे। अगर वो लोग टेडी बेयर आपको देख लिए तो आप पे हमला कर सकते हैं ना, ऐसा वो बोल रहा है। फिर पिकनिक टाइम फॉर द टेडी बेयर्स, द लिटिल टेडी बेयर्स आर हैविंग अ लवली टाइम टुडे। आज वो लोग पिकनिक मना रहे हैं, उनके लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है। वॉच दैम, कैच दैम अनअवेयर एंड सी दैम पिकनिक और देयर हॉलीडे। तो अगर आपको देखना है तो ऐसे देखो जिससे उन्हें पता ना चले, और उन्हें अपना पिकनिक मनाते हुए आप देख सकते हो, लेकिन कैसे देखो, या आप अपना भेस बदल के जाओ, साथ में आप जो है अपने आप को ऐसी जगह पे रखो, ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे वो टेडी बेयर्स आपको देख ना पाए, ठीक है। सी देम गेली गैड अबाउट दे प्ले टू लव एंड दे लव टू प्ले एंड शाउट। हाँ, और आप उन्हें देख पाओगे कि वो कितने ज़्यादा खुश हैं, और वो लोग इधर से उधर घूम रहे हैं, मतलब एकदम जल्दी जल्दी वो लोग इधर से उधर घूमते रहेंगे, ठीक है। और उन्हें खेलना पसंद है, चिल्लाना पसंद है साथ में, और वो किसी के बारे में परवाह नहीं करते, क्योंकि आज उनका पिकनिक का डे है। तो वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने खेलने पे ध्यान देते हैं, इधर से उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, बहुत खुश रहते हैं। At 6 o'clock, their mothers and fathers will take them home to bed because they are little teddy bears. हाँ, और जब 6 बज जाते हैं तो उनके मम्मी पापा उन्हें अपने अपने घर ले जाते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे टेडी बेयर्स हैं। तो अब उनके सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि वो अब टायर्ड है, थक चुके हैं। तो इनके पिकनिक की बात हो रही है, सिंपल सी, ये एक इमेजिनरी स्टोरी है, ठीक है। ऐसा जो लेखक है इसके, जिमी कैनेडी, उन्होंने लिखा है कि टेडी बेयर्स जो है वो लोग ऐसे ही होते हैं, वो लोग पिकनिक मनाते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं, ऐसे पेड़ के नीचे जाते हैं जहाँ पे उन्हें कोई देख नहीं पाता। और अगर आपको देखना है तो आप अपना भेस बदल के जाना, ताकि वो पहचान ना पाएँ, और उनसे दूर ही रहना, ताकि उन्हें पता ना चले कि आप वहाँ हो। और वो लोग पूरे दिन मस्ती करते हैं, बहुत अच्छे से खेलते हैं। उसके बाद फिर लास्ट में 6 बजे उनके पेरेंट्स आते हैं और उन्हें ले जाते हैं। तो ऐसे उनका पिकनिक हो जाता है। अब ग्लॉसरी देखो 123 पेज नंबर पे। डिस्गाइज, टू चेंज वंस अपीयरेंस, मतलब अपना भेस बदल लेना। सर्टन, श्योर टू हैपन, मतलब जो बात एकदम पक्का होती है ना कि ये तो होने ही वाली है, उसे सर्टन कहते हैं। फिर मार्वेलस, एक्सट्रीमली गुड, एकदम मस्त, जो एकदम सबसे बहुत अच्छा होता है ना, उसे मार्वेलस कहते हैं। फिर एंटोनिम्स, बिग मतलब बड़ा, तो स्मॉल मतलब छोटा। फिर गुड मतलब अच्छा, तो बैड मतलब बुरा। फिर ग्लॉसरी में देखो, हाइड एंड सीक, a children's game in which one player covers his or her eyes while the other players hide and then tries to find them. ये हाइड एंड सीक मतलब लुका छुपी। इसमें क्या होता है, एक बच्चा जो होता है अपनी आंखें बंद करता है, तब बाकी लोग छुप जाते हैं, और जब वो लोग छुप जाते हैं तब वो जो बच्चा है वो उन्हें ढूंढता है। अनअवेयर मतलब not knowing or realizing that something is happening or that something exists, मतलब ना जान पाना कि कुछ हो रहा है। गेली मतलब खुशी से। गैड, टू मूव रेस्टलेसली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, गैड मतलब होता है इधर से उधर घूमते रहना, बिना किसी की परवाह की घूमते रहना, इसे गैड कहते हैं। बीनीथ, बीनीथ मतलब होता है नीचे, तो एंटोनिम्स है, तो अबव बीनीथ नीचे, अबव ऊपर। अलोन अकेले, टुगेदर मतलब साथ साथ। शाउट मतलब चिल्लाना, तो विस्पर मतलब एकदम खुसुर फुसुर धीरे से बोलना। नेवर मतलब कभी नहीं, और केयर ऑलवेज मतलब हमेशा। केयर मतलब किसी की परवाह करना, और नेग्लेक्ट मतलब उसे ऐसे छोड़ देना, ठीक है। तो ये था हमारा द टेडी बेयर्स पिकनिक। अब देखो जल्दी से वर्कशीट 1 पे आओ, तो पेज नंबर 127। यहाँ पे एक स्टोरी है कि ये जो टेडी बियर है ना, उसको ये नाम टेडी बियर कैसे मिला। तो इन नवंबर 1902 President Theodore Roosevelt, the 26th
president of the United States went on hunting trip to Mississippi along with his friends. 1902 के नवंबर की बात है, अभी 2021 है। उस टाइम 1902 में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, 26th प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। ठीक है, वो ना शिकार पे गए मिसिसिपी। मिसिसिपी एक जगह है, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ शिकार पे गए। After many hours of searching, Roosevelt and his group could not find any animals. जब वो लोग बहुत देर तक खोजते रहे ना, उसके बाद भी उन लोगों को शिकार करने के लिए, मारने के लिए कोई जानवर नहीं मिला। Finally the group surrounded a helpless bear. और फाइनली उस जो जितने भी लोग गए थे उनको एक बियर मिला, ठीक है, एक भालू मिला जो कि एकदम असहाय था, मतलब अकेला था बेचारा और उसको लगा हुआ था, इसलिए वो इधर उधर भाग नहीं पा रहा था। फिर They all asked the president to shoot the bear so he could win a hunting trophy. तो उन सब लोगों ने, उसके फ्रेंड्स ग्रुप में जितने भी लोग थे, उन सब ने प्रेसिडेंट को कहा कि आप इस बियर को शूट कर दो ताकि आपको हंटिंग ट्रॉफी, मतलब शिकार करने के लिए जो आपको ट्रॉफी मिलेगी, कि आपने शिकार कर लिया, इसके लिए आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, इसलिए इस बियर को मार दो। तो बट द प्रेसिडेंट रिफ्यूज एंड हेल्प द वुंडेड बेयर। लेकिन प्रेसिडेंट ने मना कर दिया और उस जो बेचारे बेयर था जिसको लगा हुआ था उसकी हेल्प की। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे जानवर को नहीं मारना चाहते थे जो कि बेचारा भाग नहीं पा रहा है, पहले से ही मुश्किल में है। फिर न्यूज़ रिपोर्टर्स थ्रू आउट द कंट्री स्प्रेड द स्टोरी ऑफ रूजवेल्ट्स काइंड एक्ट। तो जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स थे ना, जैसे टीवी में आप लोग न्यूज़ देखते हो ना, वो लोग गए और जो भी रूजवेल्ट ने किया, ये जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने उस बेयर को छोड़ दिया ना, तो इसकी जो इतने अच्छा काम किया उन्होंने, इसकी तारीफ करने लगे और सारे न्यूज़ में ये बात फैल गई कि रूजवेल्ट ने ऐसा काम किया। After this incident took place, a famous cartoonist named Clifford Berryman drew a cartoon based on Roosevelt's rescue of the bear. जब ये इंसिडेंट हो गया, मतलब वो बचा लिए, फिर घर वापस आ गए अपने, उसके बाद फिर ना एक फेमस कार्टूनिस्ट था। कार्टूनिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कार्टून ड्रॉ करते हैं। तो एक फेमस कार्टूनिस्ट थे जिनका नाम था क्लिफोर्ड बेरीमैन। उन्होंने एक कार्टून बनाया दिखाते हुए कि कैसे जो है वो जो प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, उसने उस बेचारे उस बियर की हेल्प की। उन्होंने वो कार्टून बना लिया। बाद में क्या हुआ, when a store owner saw the cartoon, he decided to make toy bears to sell in his shop. तो जब एक दुकान के मालिक ने इस कार्टून को देखा तो उन्होंने ये सोचा कि अब मैं अपने दुकान में बेयर के टॉयज बनाऊंगा, बियर वाले टॉयज बनाऊंगा और उसे बेचूंगा। ठीक है, he asked President Roosevelt for permission to use the name Teddy's Bear for his toys as a reminder of the bear Roosevelt had set free. तो ना वो जो दुकान का मालिक था ना, जो वो बेयर बनाने वाला था, वो गया प्रेसिडेंट के पास और बोला कि क्या मैं इसका नाम टेडीज बेयर रख सकता हूँ, ताकि ये सबको याद रहे कि रूजवेल्ट ने एक बेयर को बचाया था, इसलिए ये इनके नाम पे। देखो, थियोडोर, उनका नाम थियोडोर था, ठीक है, टी से शुरू होता है थियोडोर, तो उन्होंने उसका शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया कि क्या मैं इसे टेडी रख सकता हूँ। थियोडोर से टेडी बना दिया उन्होंने और पूछा कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो रूजवेल्ट ने उसके लिए हाँ कर दी। फिर एवरीवन नो दीज टॉयज एज टेडी बेयर, और इसीलिए आज सब लोग इसे टेडी बेयर के नाम से जानते हैं। ओनली फ्यू पीपल नो द रीज़न टेडी बेयर वॉज नेम्ड आफ्टर थियोडोर रूजवेल्ट हुज निकनेम वाज टेडी। हाँ, और ये बहुत कम लोग ही जानते हैं कि टेडी बेयर हम आज इसलिए कहते हैं क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, उनका निकनेम था टेडी बेयर। घर का नाम जिसे हम कहते हैं ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके घर का नाम अलग होता है, तो मतलब स्कूल का नाम अलग और घर का नाम अलग है ना, तो इसलिए जैसे थियोडोर रूजवेल्ट का घर का नाम था टेडी, तो उनके नाम पे इसे टेडीज बेयर कहा जाने लगा और आज हम सब इसे टेडी बेयर के नाम से जानते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक्सरसाइज हम लिखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ये चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।